फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से ही रिलेटेड दूसरा टॉपिक है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो इन दिस वीडियो। सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। सो पहला जो डेफिनेशन वो है एनाटॉमिकल डेफिनेशन। इट इज़ द पेल्विस इन विच वन और मोर of its diameter is reduced below the normal by 1 or more centimeters. तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का ये एनाटॉमिकल डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक गायनेकॉइड पेल्विस का वीडियो मैंने पोस्ट किया है एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड इट। तो आपको पता है कि हमारा गायनेकॉइड पेल्विस में ब्रिम कैविटी और आउटलेट के कुछ डायमीटर्स होते हैं। तो उनमें से अगर कोई भी डायमीटर 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा कम है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहेंगे। But according to obstetrical diameter, it is a pelvis in which one or more of its diameter is reduced so that it interferes with the normal mechanism of labor. सो कई बार ऐसा हो सकता है कि पेल्विस का एक आधी डायमीटर थोड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसमें से नॉर्मल डिलीवरी हो जा रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम, में बी बिकॉज द साइज ऑफ द बेबी इज स्मॉल. सो इन दैट केस वी विल नॉट कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस अकॉर्डिंग टू ऑब्स्टेटिकल डेफिनेशन. अगर पेल्विस का साइज जो भी हो, बट अगर उसमें से नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर नहीं हो पा रहा है और देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन कमिंग, देन वी विल कॉल इट एज ए contracted pelvis. Now let's see factors influencing the size and shape of pelvis. So सबसे पहला है developmental factor, that is hereditary or congenital. Then second is racial factor, different races के लोगों में different kind of pelvis हो सकता है, साइज और शेप अलग हो सकता है. न्यूट्रिशनल फैक्टर, माल न्यूट्रिशन में रिजल्ट इन स्मॉल पेल्विस. तो अगर प्रॉपर ग्रोइंग पीरियड में अगर गर्ल को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी हर पेल्विस may not grow sufficiently. And next is sexual factor. As you know, there are 4 types of pelvis जो मैं आगे भी mention करने वाली हूँ. उसमें से जो मेल pelvis जो होता है उसे एंड्रॉयड pelvis बोलते हैं. तो कई बार फीमेल्स में एक्सेसिव एंड्रोजन होने की वजह से उनका जो pelvis है वो एंड्रॉयड शेप में हो सकता है. Then next is metabolic factor, as in case of rickets and osteomalacia. Then trauma, diseases or tumors of bony pelvis, legs or spines. So as you know, as that this already this is clear कि अगर कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा हुआ है या कुछ ऐसे डिसीजेस हुए जिसकी वजह से पेल्विस का शेप चेंज हो सकता है. Then next we will see etiology of contracted pelvis. पहले हम देखेंगे causes in pelvis. तो इसमें ये कुछ causes है, जैसे नंबर 1 ऑलरेडी हमने जस्ट डिस्कस किया, डेवलपमेंटल और कंजेनिटल. सिंस बर्थ itself there may be some reason because of which abnormal shape and size of pelvis हो सकता है बच्चे में. देन दूसरी वजह हो सकती है कि द फीमेल इज हैविंग स्मॉल गैनिकोइड, स्मॉल एंड्रॉयड और स्मॉल एंथ्रोपॉइड और स्मॉल प्लेटिपेलॉइड पेल्विस. ये 4 प्रकार के डिफरेंट टाइप के पेल्विस है जो फीमेल्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो स्मॉल साइज में हो सकता है. नेग्लिस पेल्विस, ये सारा मैं आगे आप लोगों को पिक्चर्स के साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगी. नेग्लिस पेल्विस, that is absence of one sacral ala. Roberts pelvis, that is absence of both sacral ala. हाई एसिमुलेशन पेल्विस, इसमें सेक्रम में 5 वर्टिब्रा की जगह 6 वर्टिब्रा होता है. देन लो एसिमुलेशन पेल्विस, जिसमें कि सेक्रम में जो 4 वर्टिब्रा होता है, जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अफेक्ट हो जाता है. देन स्प्लिट पेल्विस, सिम्फाइसिस pubis स्प्लिटेड रह सकता है. ऑल दिस आई विल शो विद द पिक्चर्स. मेटाबॉलिक यानी रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, इन बीमारियों का भी पेल्विस एबनॉर्मल होता है. ट्रोमैटिक एज फ्रैक्चर्स एंड न्यूप्लास्टिक एज ऑस्टियोमा और एनी काइंड ऑफ ट्यूमर्स. So let's see. Yes, another the causes in spine, इसमें आता है lumbar scoliosis और उसमें कंडीशन है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. द फिफ्थ, इसमें फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा जो है वो आगे की तरफ सरक जाता है. You can see in this picture, vertebra slips forward. So because of this also there is deformity in the diameter of the brim.
These are some of the pictures which I have brought. You can see this is Naegeli's pelvis. इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो sacral ala है इस साइड में absent है. So because of this the transverse diameter will be affected. This is Robert's pelvis. यहाँ पर दोनों sacral ala जो है वो absent है. Then this is high assimilation pelvis. You can see ये normal pelvis normal sacrum है जिसमें कि 5 वर्टिब्रा है, जबकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्टिब्रा है. इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये अफेक्ट हो जाता है. ओके, सो अगेन द डायमीटर इज अफेक्टेड एंड नॉर्मल मैकेनिज्म इज अफेक्टेड इन दिस केस. Then this is rachitic deformity of pelvis. As you know, rickets एक ऐसे डिसीज है जिसमें विटामिन डी की कमी होने की वजह से बोन्स जो है वो सॉफ्टन हो जाते हैं, तो दे में बिकम डिफॉर्म्ड, उनका शेप जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्प्लिट पेल्विस. यू कैन सी दैट यहाँ पे जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वो जुड़ा हुआ नहीं है. This is a just picture to show the difference between gynecoid, platyploid, android and anthropoid pelvis. You can see that gynecoid pelvis में ऐसे round brim होता है, जबकि इसमें ये जो diameter है वो कम हो जाता है. This is anterior posterior and transverse diameter जो है ज़्यादा हो जाता है. ये heart shaped रहता है android pelvis, और यहाँ पे you can see that transverse diameter जो है वो कम हो जाता है. This is another picture which is showing some difference between these kind of pelvises. You can see gynecoid pelvis में round brim है, और ये जो side wall है ये almost parallel रहता है. Whereas यहाँ पे you can see ये divergent रहता है, यानी ऊपर का diameter कम है, बाहर इधर का diameter ज़्यादा हो चुका है. सेम वे यहाँ एंड्रॉयड पेल्विस है, उसके भी जो साइड वॉल्स है वो कन्वर्जेंट है, और प्लेटिपेलॉइड में भी एक इस टाइप से कन्वर्जेंट है. यू कैन दिस इज अनदर टॉपिक विच यू कैन सी लेटर ऑन इन डिटेल्स कि क्या डिफरेंसेस रहते हैं इन सारे पेल्विसेस में. नाउ लेट्स सी हाउ वी विल डायग्नोज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो है हिस्ट्री. हम हिस्ट्री लेते हैं तो रिकेट्स हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वुमेन इज गिविंग हिस्ट्री कि शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ डिलेड वॉकिंग एंड डिलेड डेंटिशन. डेंटिशन मीन्स टीथ जो है वो लेट आया, तो ऐसे वुमेन में हम डाउट कर सकते हैं कि उसको रिकेट्स हो सकता है और उसका पेल्विस एबनॉर्मल हो सकता है. Then there is any history of trauma or diseases of pelvis, spine or lower limbs. Then is there any, if there is any history of bad obstetrical history like prolonged labor which ended in difficult forceps, cesarean section or stillbirth. So all this gives some idea कि the women may have contracted pelvis. Then next है what examination we will do. So सबसे पहले है gait, how the woman is walking. Abnormal gait suggesting abnormalities in pelvis, spine और lower limbs. अगर जो वो चलकर आती है और आप उसको चलने में आपको दिखता है कुछ abnormality लग रहा है, तो उसमें आप डाउट कर सकते हैं कि उसके पेल्विस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. देन स्टेचर, दैट इज बॉडी कैसा है. वुमेन अगर उसका हाइट काफ़ी कम दिख रहा है तो वी कैन अगेन लेस देन 150 सेंटीमीटर, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि उसका पेल्विस भी स्मॉल होगा. स्पाइन्स एंड लोअर लिम्स में हैव डिजीज और लीशन. जब हम एग्जामिन करते हैं वो टाइम पे हमको ये ऐसा कुछ दिख सकता है. मैनिफेस्टेशन ऑफ रिकेट्स कैन बी एज स्क्वायर हेड, रोजरी बीड्स, पिजन चेस्ट और हैरिसन सर्कल्स. ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे एक दो लाया हुआ है. स्क्वायर हेड कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, और ये हैरिसन सर्कल्स है. अगर एग्जामिनेशन करते टाइम ये सारी कुछ दिखता है आपको तो आप डाउट कर सकते हैं कि द लेडी मे बी हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. Then or some more examination things we can see like dystocia dystrophia syndrome. ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें वुमेन का बॉडी जो रहता है वो शॉर्ट और स्टॉकी रहता है. वुमेन सब फर्टाइल होती है और उनमें यूजुअली एंड्रॉयड पेल्विस होता है. शी में बी हैविंग मास्कुलिन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन विथ हिस्ट्री ऑफ डिलेड मिनार्की. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में मिलती है और एग्जामिनेशन में अगर आपको इस टाइप का बॉडी बिल्ड दिखाई देता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका जो पेल्विस है वो एंड्रॉयड टाइप का होगा. दिस वुमेन इज मोर एक्सपोज टू ऑक्सीपिटोलैटरल पोजीशन एंड डिस्टोशिया. तो इस टाइप के वुमेन में बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनका जो फीटस है वो ऑक्सीपिटोपोस्टरल पोजीशन में एंगेज होगा और फिर शी में हैव डिफिकल्टी इन लेबर.
एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें हमें नॉन एंगेजमेंट ऑफ हेड मिल सकता है इन लास्ट 3 to 4 weeks इन प्राइमरी ग्रेविडा। एज यू नो कि लास्ट 38 वीक्स 37-38 वीक्स में ही बहुत बार हेड जो है वो एंगेज हो जाता है, बट यहाँ अगर आपको हेड लास्ट वीक्स तक भी नॉन एंगेज मिलता है तो आप डाउट कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेल्विस। देन पेंडुलस एब्डोमेन अगर दिखता है प्राइमरी ग्रेविडा में, माल प्रेजेंटेशन अगर दिखता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको एग्जामिनेशन में दिख रही है तो आपको डाउट करना चाहिए कि शी मे बी हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ पेंडुलस एब्डोमेन, यू कैन सी। ये जो है नॉर्मल एब्डोमेन है, ये पेंडुलस एब्डोमेन है। ओके, then let's see disproportion. What is disproportion? Disproportion in relation to pelvis is state where normal proportion between the size of fetus and pelvis is disturbed. The disparity in the relation between head and pelvis is called cephalopelvic disproportion. इसका मतलब होता है कि डिस्प्रोपोर्शन में मतलब पेल्विस, हम अकेले सिर्फ पेल्विस को नहीं देख रहे हैं, पेल्विस का साइज अगर नॉर्मल भी है बट बेबी का साइज अगर बड़ा है और वो उसमें से पास नहीं हो पाता तो उसको हम सीपीडी का केस लेंगे। फॉर अभी डिस्प्रोपोर्शन किस कारणों से हो सकता है, यू कैन सी हियर, अगर एवरेज साइज बेबी है लेकिन पेल्विस स्मॉल है, ठीक है। दूसरा हो सकता है ड्यू टू बेबी बिग बेबी बट नॉर्मल साइज पेल्विस, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इन वजहों से सीपीडी का केस आ सकता है आपके सामने। नाउ लेट्स सी हाउ विल यू डू द असेसमेंट फॉर सीपीडी, कैसे हम डायग्नोस करेंगे। तो यहाँ पे क्लिनिकली 2 मेथड्स हैं एब्डोमिनल मेथड। एक पहला मेथड जो है वो है एब्डोमिनल मेथड। इसमें हेड जो है, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो एग्जामिनर है वो 2 फिंगर जो है अपना एक हाथ का इस तरह से सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखेंगे और दूसरे हैंड से हेड को ग्रास्प करके हम नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। मीन्स वी आर ट्राइंग टू पुश इट इन द ब्रिम। तो अगर यहाँ पे डायमीटर ठीक है तो हेड जो है इजीली पुश हो जाएगा, लेकिन अगर हेड पुश नहीं हो पा रहा है और आपका ये फिंगर डिस्प्लेस हो रहा है उसकी वजह से, आप जब हेड को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं आपका फिंगर स्लिप होके यहाँ से हट रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन है। सो हियर आई हैव ऑलरेडी मेंशन लाइक हेड, पहला चीज जो है, अगर हेड कैन बी पुश डाउन विद स्लाइट ओवरलैपिंग ऑफ, यस ऑफ कोर्स, या दिस आल्सो, ये जो हम फिंगर इसलिए भी यहाँ रख रहे हैं कि वी कैन फील ओवरलैपिंग ऑफ द पैराइटल बोन व्हाइल वी आर पुशिंग द हेड डाउन। तो हेड कैन बी पुश डाउन विद स्लाइट ओवरलैपिंग, मीन्स देर इज मॉडरेट, सॉरी ऊपर से हम देखेंगे, हेड कैन बी पुश डाउन विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ पैराइटल बोन, देन नो डिस्प्रोपोर्शन इज देयर। हेड, दूसरा जो है हेड कैन बी पुश डाउन विद स्लाइट ओवरलैपिंग, that is moderate disproportion, and head cannot be pushed down but parietal bone overhangs the symphysis pubis displacing fingers, then this means there is severe disproportion. Same way there is another method, this is abdomino-vaginal method, जिसे मुलर मुनरो केयर भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं। ये भी सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे हम लोग जो है 2 फिंगर वजाइना में डालते हैं और एक जो थंब जो रहता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रहता है, एंड विद द अदर हैंड यू ट्राई टू पुश डाउन द हेड। अभी ये जो टॉपिक है पेल्विमेट्री, इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सो यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू लर्न दिस। So it is a assessment. What is pelvimetry? It is a assessment of pelvic diameters and capacity done at 38 to 39 weeks, and it includes clinical pelvimetry जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक्सटर्नल पेल्विमेट्री ये भी मैंने वीडियो में बताया है, मेंशन किया है, और इमेजिंग पेल्विमेट्री। इमेजिंग पेल्विमेट्री मतलब हम एक्सरे या सिटी स्कैन या मैग्नेटिक एमआरआई के द्वारा जो है अपना जो पेल्विस है उसका डायमीटर्स को मेजर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्लिनिकल पेल्विमेट्री एंड एक्सटर्नल पेल्विमेट्री के लिए आप मेरा जो वीडियो है वो प्लीज़ वॉच कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर है, विच आई एम नॉट डीलिंग विद बिकॉज अदरवाइज द टॉपिक बिकम्स वेरी प्रोलॉन्ग। सो नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। सो सबसे पहले as we know that the management will depend on the degree of disproportion. माइनर डिस्प्रोपोर्शन है तो हम वजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं, मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन है
तो हम ट्रायल ऑफ लेबर कर सकते हैं, और वो फेल हुआ तो हम सिजेरियन सेक्शन के लिए ले सकते हैं क्लाइंट को. मार्क डिस्प्रोपोर्शन है तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू डू ट्रायल ऑफ लेबर ऑल्सो, एंड वी विल गो फॉर सिजेरियन सेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड. So let's see what is trial of labor. It is clinical test for the factors that cannot be determined before start of labor. हम लोग ने कितना भी pelvimetry कर लिया होगा और assessment कर लिया होगा, तो भी जब तक patient labor में नहीं जाती हम लोग exactly नहीं decide कर सकते हैं कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है. यानी कई बार हमको डाउट रहता है कि हो सकता है, सो हम लोग इसलिए ट्रायल ऑफ लेबर करेंगे, और अगर वो फेल होता है तो देन वी विल गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. सो ट्रायल एज अ ये हम इसलिए ट्रायल ऑफ लेबर इसलिए लेबर स्टार्ट होने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि तभी हमको एफिशिएंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पता चलेगा, मोल्डिंग ऑफ हेड पता चलेगा, और यील्डिंग ऑफ पेल्विस एंड सॉफ्ट टिश्यू पता चलेगा. तो लेट्स सी प्रोसीजर क्या है ट्रायल ऑफ लेबर का. उसमें ट्रायल ऑफ लेबर इज ऑलवेज कैरिड आउट इन हॉस्पिटल वेयर देयर इज फैसिलिटीज ऑफ सिजेरियन सेक्शन. मतलब वहाँ पर अच्छा ओटी होना चाहिए, वेल इक्विप्ड ओटी होना चाहिए, न्यूनेटल आईसी होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियन अवेलेबल रहना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स, ब्लड बैंक, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल. ऐसे हॉस्पिटल में ही हम लोग ये प्रोसीजर ट्राई करेंगे. पहले पेशेंट को एडिक्वेट एनाल्जेसिया दिया जाएगा, पेशेंट को एनबीएम रखा जाएगा, क्योंकि कई बार वो फेल हुआ है. अगर ट्रायल ऑफ लेबर फेल होता है तो हमको पेशेंट को सिजेरियन के लिए लेना पड़ सकता है. Then you have to avoid premature rupture of membrane by keeping the patient in bed, avoid high enema, and minimize vaginal examination. Then we have to wait for 2 hours. Leave patient. Patient is left in for 2 hours in second stage for good uterine contraction under close supervision to mother and fetus. मतलब हमें mother और fetus का close monitoring करते रहना चाहिए. किन केसेस को हम ट्रायल ऑफ लेबर के लिए ले सकते हैं? लेट्स सी. यंग प्राइमी ग्रेविडा ऑफ गुड हेल्थ, मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, नो आउटलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एवरेज साइज बेबी. इन केसेस में हम ट्रायल ऑफ लेबर ट्राई कर सकते हैं. नाउ टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल ऑफ लेबर, हम कब तक ट्राई करेंगे और कब हम डिसाइड करेंगे कि नहीं अब हम और नहीं ट्राई कर सकते? तो पहला तो है ऑफकोर्स कि ट्रायल ऑफ लेबर विल एंड विथ स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी और विथ डिलीवरी विथ फॉरसेप्स. दूसरा है हम टर्मिनेट करेंगे अगर ट्रायल ऑफ लेबर फेल हो जाता है और हेड डिड नॉट एंगेज, या फिर हमको कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं ट्रायल ऑफ लेबर के टाइम पे, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस या प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स. ये सारी चीज़ें अगर हमको लगता है तो वी शुड stop the trial of labor immediately and take the patient for cesarean section. Other indications where we have to take the patient for cesarean section in contracted pelvis are moderate disproportion if trial of labor is contraindicated or failed. Then marked disproportion, extreme disproportion whether fetus is living or dead, contracted outlet, contracted pelvis with other indications are elderly primary gravida, malpresentation or placenta previa. So let's see what are the complications of contracted pelvis. Maternal complication during pregnancy are incarcerated, retroverted, gravid uterus, malpresentation, pendulous abdomen, non-engagement, pyelonephritis, especially in high assimilation pelvis due to more compression of the ureter. During labor, inertia, slow cervical dilatation and prolonged labor, premature rupture of membrane and cord prolapse, obstructed labor and rupture uterus, necrotic genitourinary fistula, injury to pelvic joints or nerves from difficult forceps delivery, and postpartum hemorrhage. So, complication of contracted pelvis, fetal complications are intracranial hemorrhage, asphyxia, fracture skull, nerve injuries, intraamniotic infection. So with this, we end the topic of contracted pelvis and CPD. I am very thankful for you for watching my videos. Keep watching and sharing my videos. Thank you very much. Bye bye.